नमस्कार। आज हम एक ऐसे यूरोपीय देश की यात्रा पर निकल रहे हैं जो नक्शे पर भले ही छोटा सा दिखे, पर अपनी विविधता और खूबसूरती से हैरान कर देता है। स्लोवेनिया, इसे अक्सर यूरोप का हरित रत्न भी कहते हैं। बिल्कुल। और इस सफर के लिए हमारा गाइड है एक दस्तावेज, स्लोवेनिया, एक विस्तृत परिचय। इसी के सहारे हम इस देश की कह सकते हैं परतें खोलेंगे। हाँ, इरादा यही है कि इस जानकारी से स्लोवेनिया की भौगोलिक स्थिति, उसका इतिहास, अर्थव्यवस्था, वहाँ की संस्कृति और खास जगह जो पर्यटकों को खींचती हैं, उन्हें समझें। ये जानने की कोशिश रहेगी कि आखिर ये छोटा सा देश इतनी सारी चीजें कैसे समेटे हुए है। सोचिए, एक ही दिन में आप बर्फीले पहाड़ भी देख लें और फिर एड्रियाटिक सागर के किनारे भी पहुंच जाएं। ये स्लोवेनिया में सच में मुमकिन है। चलिए इसी अनोखे देश की गहराई में उतरते हैं। तो बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। स्लोवेनिया, जैसा हमने कहा, मध्य यूरोप में है। प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो मशहूर है ही, और हाँ, यूरोपीय संघ, नाटो, शेंगेन क्षेत्र, इन सब का सदस्य है। राजधानी लुब्लियाना। जी हाँ, और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो बहुत रणनीतिक है और यही इसकी खासियत भी है। देखिए, उत्तर में ऑस्ट्रिया, पश्चिम में इटली, फिर दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर का एक छोटा सा किनारा, दक्षिण और पूर्व में क्रोएशिया और उत्तर पूर्व में हंगरी। तो ये चारों तरफ से इतने अलग अलग प्रभाव वाले इलाकों से घिरा है कि इसका असर, इसकी पूरी पहचान पर, इतिहास, संस्कृति, खान पान, सब पर दिखता है। और आपने शेंगेन क्षेत्र की बात की। स्रोत ये भी बताते हैं कि इससे ना सिर्फ पर्यटन बढ़ा है, बल्कि पड़ोसी देशों, खासकर इटली और ऑस्ट्रिया के साथ रूस का आना जाना, व्यापार, ये सब बहुत आसान हो गया है। अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा पॉजिटिव असर पड़ा है। सही कहा। क्षेत्रफल देखें तो करीब 20,000 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, भारत के कई राज्यों से भी छोटा है ये। और आबादी भी कोई 21 लाख के आसपास 2023 का अनुमान है ये। अच्छा। आधिकारिक भाषा स्लोवेनियन है, जो एक दक्षिण स्लाव भाषा है। लेकिन हाँ, जैसे आपने पड़ोसी देशों के प्रभाव का जिक्र किया, इटली और हंगरी से सटे हुए जो इलाके हैं, वहाँ इटालियन और हंगेरियन को भी आधिकारिक मान्यता मिली भी है। और धर्म के लिहाज से मुख्य रूप से ईसाई धर्म है, जिसमें रोमन कैथोलिक सबसे ज्यादा है। लेकिन क्योंकि इतिहास में अलग अलग साम्राज्यों का हिस्सा रहा है ये, तो यहाँ आपको धार्मिक सहिष्णुता भी दिखती है। अच्छा, इतिहास की बात चली है तो दस्तावेज बताते हैं कि ये इलाका पहले रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, फिर बहुत लंबे समय तक ऑस्ट्रिया केंद्रित हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन रहा। ये जो लंबा हैब्सबर्ग शासन था, क्या उसका कोई खास असर आज भी है? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत बताते हैं कि सदियों तक हैब्सबर्ग साम्राज्य का हिस्सा रहने का असर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, काम करने का जो एक व्यवस्थित तरीका है, और कुछ हद तक आर्किटेक्चर पर भी आज महसूस किया जा सकता है। ये चीजें इसे बाल्कन प्रायद्वीप के कुछ और हिस्सों से थोड़ा अलग करती हैं। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये यूगोस्लाविया का हिस्सा बना, सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। वो एक बिल्कुल अलग दौर था। और फिर आया 1991, वो साल जब इसने यूगोस्लाविया से आज़ादी हासिल की। स्रोत कहते हैं कि ये जो बदलाव था, ये बाकी पूर्व यूगोस्लाव गणराज्यों के मुकाबले काफी शांतिपूर्ण और सफल रहा। इसकी कोई खास वजह? यूगोस्लाविया का सबसे पश्चिमी हिस्सा था, आर्थिक रूप से सबसे आगे था और जातीय रूप से भी काफी हद तक एक जैसा, होमोजेनियस था। अच्छा। इसकी सीमाएं इटली और ऑस्ट्रिया से लगती थीं, तो पश्चिम की तरफ झुकाव भी स्वाभाविक था। शायद इन सब वजहों ने, और साथ में एक छोटी लेकिन असरदार डिफेंस तैयारी ने, इसकी आज़ादी की लड़ाई को कम खूनी और बदलाव को ज्यादा आसान बनाने में मदद की। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। आज़ादी के बाद का सफर भी तेज रहा है। 2004 में यूरोपियन यूनियन और नेटो में शामिल होना, फिर 2007 में यूरो को अपना लेना, ये सिर्फ सिंबॉलिक कदम तो नहीं थे। इनका असल मतलब क्या था? नहीं, ये बहुत बड़े कदम थे। यूरोपियन यूनियन की सदस्यता से इनका बाजार खुल गया, निवेश आया, आर्थिक स्थिरता मिली। नेटो की सदस्यता ने सुरक्षा की गारंटी दी, जो किसी भी नए आजाद देश के लिए बहुत जरूरी होती है। हाँ, बिल्कुल। और यूरो अपनाने से तो व्यापार और पर्यटन में बहुत सुविधा हो गई, कीमतों में पारदर्शिता आई, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पूरा हो गया। ये सब दिखाता है कि स्लोवेनिया ने कितनी तेजी से खुद को पश्चिमी यूरोप की मुख्य धारा से जोड़ा और अपनी पहचान मजबूत की। अब अगर यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था देखें तो स्रोत बताते हैं कि यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री सरकार के। ये सिस्टम कैसे काम करता है? हाँ, एक स्थापित संसदीय प्रणाली है वहाँ,
राष्ट्रपति का पद ज्यादातर सेरेमोनियल होता है, मतलब राष्ट्र की एकता का प्रतीक। सरकार चलाने की जो असली एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है, और वो संसद यानी नेशनल असेंबली के प्रति जवाबदेह होते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम है तो अक्सर गठबंधन सरकारें बनती हैं। और अर्थव्यवस्था, आपने यूरो का जिक्र किया, पर्यटन के अलावा और कौन से सेक्टर महत्वपूर्ण हैं? क्या स्लोवेनिया की कोई खास इकोनॉमिक पहचान है? अर्थव्यवस्था काफी विविध है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। मुद्रा तो यूरो है ही, पर्यटन तो खैर एक चमकता सितारा है ही, खासकर इसकी प्राकृतिक सुंदरता और अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से। लेकिन इसके अलावा यहाँ हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग भी है। स्रोत बताते हैं कि ऑटोमोटिव पार्ट्स, खासकर यूरोपियन कार कंपनियों के लिए, फार्मास्यूटिकल्स और जो घरेलू उपकरण होते हैं उनको बनाने में ये काफी आगे है। एक और दिलचस्प बात यह है कि स्लोवेनिया हाईटेक ग्लाइडर्स और कुछ खास तरह के रोबोटिक्स और लेजर टेक्नोलॉजी में भी अपनी पहचान रखता है। आईटी और सर्विस सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, यानी सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, और यहाँ जीवन स्तर काफी ऊंचा बताया गया है। अच्छी हेल्थ केयर, एजुकेशन, पर्यावरण सुरक्षा, ये सब शामिल है। हाँ बिल्कुल, स्लोवेनिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में काफी ऊपर आता है। यहाँ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम काफी अच्छा माना जाता है, एजुकेशन का लेवल ऊंचा है और सरकार पर्यावरण बचाने पर बहुत जोर देती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी यानी आय असमानता पश्चिमी यूरोप के कई देशों से कम है। ये सब मिलकर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुनिश्चित करते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शायद पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में या शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुछ आर्थिक अंतर हो सकते हैं, जैसा कई देशों में होता है। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिसने से यूरोप का हरित रत्न का खिताब दिलाया है, इसकी प्रकृति और पर्यटन। ये नाम क्यों पड़ा? क्या स्रोत इसे और साफ करते हैं? ये नाम तो बिल्कुल सटीक बैठता है। स्लोवेनिया का लगभग 60% हिस्सा जंगलों से ढका है। यूरोप में सबसे ज्यादा जंगल वाले देशों में से एक है ये। 60%? हाँ, पर बात सिर्फ जंगलों की नहीं है। यहाँ की प्रकृति में गजब की विविधता है। उत्तर पश्चिम में जूलियन आल्प्स के बर्फीले पहाड़ हैं, फिर पन्ना जैसी हरी भरी सोचा नदी घाटी, दक्षिण पश्चिम में रहस्यमयी कास्ट क्षेत्र की वो भूमिगत दुनिया, और एड्रियाटिक सागर का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत किनारा। आपने कास्ट क्षेत्र कहा, स्रोत में पोस्टोयाना गुफा का जिक्र है। ये कास्ट क्या होता है? कास्ट एक खास तरह का लैंडस्केप होता है। ये तब बनता है जब पानी घुलनशील चट्टानों, खासकर चूना पत्थर, को धीरे धीरे घोलता है। इससे जमीन के नीचे विशाल गुफाएं, सिंक होल, अंडरग्राउंड नदियां और अजीबोगरीब चट्टानी शक्लें बन जाती हैं। अच्छा। पोस्टोयाना गुफा इसी कास्ट प्रोसेस का एक जबरदस्त उदाहरण है। ये यूरोप की सबसे फेमस और बड़ी गुफाओं में से एक है। आप एक छोटी इलेक्ट्रिक ट्रेन से अंदर काफी दूर तक जा सकते हैं और प्रकृति की अद्भुत कलाकृतियां, स्टेलेक्टाइट और स्टेलिग्माइट देख सकते हैं। एक छोटी ट्रेन से गुफा के अंदर? ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। स्रोत क्या बताते हैं कि ये अनुभव कैसा होता है? क्या ये गुफा की प्राकृतिक बनावट को नुकसान पहुंचाए बिना होता है? स्रोत बताते हैं कि ये बहुत ही व्यवस्थित और पॉपुलर अनुभव है। गुफा का मैनेजमेंट पर्यावरण को लेकर काफी सजग है। ट्रेन यात्रा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि गुफा के नाजुक इकोसिस्टम पर कम से कम असर पड़े। लाइटिंग भी ऐसी है जो उन संरचनाओं को खूबसूरती से दिखाती है, पर शैवाल यानी एल्गी को बढ़ने से रोकती है। ये जानना अच्छा लगा। लेक ब्लेड का भी जिक्र है, जिसकी तस्वीरें तो जैसे हर स्लोवेनिया गाइड बुक का चेहरा होती है। हाँ बिल्कुल, लेक ब्लेड शायद स्लोवेनिया का सबसे जाना पहचाना लैंडमार्क है। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप, उस पर बना चर्च, पीछे ऊंचे पहाड़ और किनारे पर एक किला। ये वाकई किसी पेंटिंग जैसा नजारा है। वहां प्लैकना नाम की परंपरागत लकड़ी की नावों से द्वीप तक जाना एक खास अनुभव है। और ट्रिग्लाव नेशनल पार्क, ये देश का इकलौता नेशनल पार्क है। पार्क में देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट त्रिग्लाव भी है, जो स्लोवेनियाई लोगों के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। ये पार्क हाइकिंग, क्लाइंबिंग, राफ्टिंग और बस प्रकृति की शांति का अनुभव करने के लिए मतलब स्वर्ग है। यहाँ की सोचा नदी अपने चमकीले हरे रंग के पानी के लिए मशहूर है। राजधानी लुब्लियाना को भी शांत और हरा भरा बताया गया है। बिल्कुल, लुब्लियाना को यूरोप की सबसे हरी भरी और रहने लायक राजधानियों में गिना जाता है। शहर का सेंटर काफी हद तक गाड़ियों से मुक्त है। लुब्लियाना का नदी के किनारे
पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए बेहतरीन जगह हैं, जहाँ कैफे और बाजार सजे रहते हैं। माहौल बहुत सुकून देने वाला है, वाकई। और फिर एड्रियाटिक तट पर पिरान का जिक्र है। हाँ, पिरान स्लोवेनिया के छोटे से करीब 47 किलोमीटर के समुद्र तट का नगीना है। ये एक ऐतिहासिक शहर है जिसकी वास्तुकला पर वेनिस का गहरा प्रभाव दिखता है। संकरी घुमावदार गलियां, रंगीन घर, एक पहाड़ी पर बना चर्च और नीचे एक सुंदर सा बंदरगाह। यहाँ का माहौल आपको इटली के तटीय शहरों जैसा लगेगा। तो ये जो बात शुरू में कही थी कि एक ही दिन में पहाड़, जंगल, गुफा और समुद्र सब देख सकते हैं, वो इन जगहों को देखते हुए बिल्कुल सच लगती है। मतलब कम दूरी में इतनी ज्योग्राफिकल विविधता, ये वाकई असाधारण है। यही तो स्लोवेनिया का सबसे बड़ा आकर्षण है। आप सुबह एल्प्स की ठंडी हवा में हो सकते हैं और शाम को एड्रियाटिक के गुनगुने पानी में। और ये सिर्फ देखने की बात नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये प्राकृतिक विविधता यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, लोग बाहरी गतिविधियों जैसे हाइकिंग, स्कीइंग, साइकिलिंग, कैकिंग के बहुत शौकीन हैं। पर्यावरण को लेकर जागरूकता बहुत गहरी है। क्या इसी जागरूकता के कारण इसे दुनिया के सबसे साफ और सुरक्षित देशों में गिना जाता है? हाँ, काफी हद तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण यहाँ नेशनल प्रायोरिटीज है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट, पानी की शुद्धता और ग्रीन टूरिज्म को लेकर काफी सख्त नीतियां हैं। और ये सिर्फ सरकारी नीतियां नहीं है, बल्कि लोगों की सोच का भी हिस्सा बन गया है। यही हरित रत्न वाली छवि को मजबूत करता है। ये तो हुई प्रकृति की बात। अब अगर संस्कृति बढ़ाएं तो स्रोत कहते हैं कि ये स्लाव, जर्मन और रोमन मतलब इटालियन प्रभावों का मिश्रण है। क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण मिलते हैं? हाँ, ये मिश्रण बहुत साफ है। देखिए, मुख्य पहचान स्लाव है, भाषा स्लाव है, लेकिन सदियों के ऑस्ट्रियाई यानी जर्मन प्रभाव के कारण यहाँ की कार्य संस्कृति, व्यवस्था और कुछ हद तक आर्किटेक्चर में आपको जर्मनिक अनुशासन झलकता है। इटली की नज़दीकी का असर खान-पान और जो तटीय इलाके हैं उनकी जीवन शैली पर दिखता है। हंगेरियन प्रभाव उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में है। खान-पान का जिक्र किया आपने, क्या कोई खास उदाहरण? बिल्कुल, यहाँ के खाने में ही देखिए, आपको ऑस्ट्रियाई स्ट्रूडल जैसा सेब या पनीर भरा ज़्विटेक मिलेगा। इटालियन पास्ता की तरह दिखने वाली लेकिन खास स्टफिंग वाली इड्रियाज लिक्रोफी एक लोकल डिश है। और हंगरी के गोलिश सूप के भी स्थानीय रूप यहाँ लोकप्रिय हैं। इसके अलावा लोक संगीत, पारंपरिक पोशाकें और त्योहार, ये सब भी इन मिले-जुले प्रभावों को दिखाते हैं। और यहाँ के लोगों की जीवन शैली के बारे में स्रोत उन्हें पर्यावरण के प्रति सजग, शिक्षित और अनुशासित बताते हैं। हाँ, आमतौर पर ये छवि सही है। स्लोवेनियाई लोगों को अक्सर मेहनती, थोड़ा रिजर्व लेकिन मिलनसार और प्रकृति प्रेमी माना जाता है। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना गहरी है और 1991 में आज़ादी मिलने के बाद से एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान भी बनी है। वे अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर काफी सजग हैं। तो अगर हम सार निकालें, स्लोवेनिया भले ही आकार में छोटा हो, पर यह प्राकृतिक खजानों से भरा हुआ है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। इसने आज़ादी के बाद यूरोपियन इंटीग्रेशन का सफल सफर तय किया है। यहाँ जीवन स्तर ऊंचा है और इसकी संस्कृति कई प्रभावों का संगम होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। तो इसका मतलब क्या है? यूरोप के नक्शे पर स्लोवेनिया की खासियत क्या है? इसका मतलब है कि स्लोवेनिया यूरोप में एक तरह का छुपा हुआ रत्न है, जो स्थिरता, प्रगति और प्रकृति के साथ इंसानी तालमेल का एक कामयाब मॉडल पेश करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा राष्ट्र भी अपनी खास पहचान बनाए रखते हुए ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना सकता है। सही। ये उन लोगों के लिए एक अनूठा और यादगार अनुभव है जो भीड़ से अलग हटकर प्रकृति के नजदीक, सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जगह की तलाश में है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक सफल, आधुनिक और जिम्मेदार यूरोपियन राष्ट्र का उदाहरण है। ये वाकई एक मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। और इन सभी बातों और स्रोतों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है, जिस पर सोचा जा सकता है। स्लोवेनिया अपनी इस खास पहचान, खासकर अपने अनमोल पर्यावरण और हरित रत्न वाली छवि, जिस पर इसका पर्यटन उद्योग और राष्ट्रीय गौरव टिका है, को भविष्य में कैसे सुरक्षित रख पाएगा, खासकर जब यूरोप में जियोपॉलिटिकल या आर्थिक दबाव बदलते रहते हैं। क्या ये छोटा देश बाहरी प्रभावों और विकास की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रख पाएगा? ये एक अहम सवाल है। या इसे दूसरी तरह से देखें,
क्या प्रकृति, पर्यटन और सतत विकास को सफलतापूर्वक जोड़ने का ये स्लोवेनियाई मॉडल, जहां आप एक ही दिन में अल्पाइन चोटी से एड्रियाटिक तट तक पहुंच सकते हैं, दुनिया के दूसरे देशों, खासकर उन विकासशील देशों के लिए कोई सबक या प्रेरणा बन सकता है जो अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाते हुए विकास करना चाहते हैं?